नमस्कार। मंथन का आज का ये एपिसोड कई मामलों में खास होने जा रहा है। वो इस वजह से कि हमारे साथ आज के इस एपिसोड में वो खास शख्सियत मौजूद है जिनके लिए कितना भी कुछ कह लिया जाए फिर भी वो कम ही रह जाएगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के जाने माने ENT विशेषज्ञ डॉक्टर LS ओझा। डॉक्टर LS ओझा का नाम ENT के क्षेत्र में मात्र एक डॉक्टर की पहचान नहीं रखता। डॉक्टर LS ओझा का नाम अपने आप में पूरी तरीके से एक संस्थान है, एक ऐसा संस्थान जिसमें समाया है वो तमाम अनुभव जो उन्होंने प्रयागराज की धरती से लेकर के देश विदेश के अनेक संस्थानों तक साझा किया है, उसे समृद्ध किया है, उसे परिष्कृत किया है। बहुत बहुत हमारा सौभाग्य इस बात को लेकर के कि आज डॉक्टर LS ओझा हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब हमारे मंथन के स्टूडियो में। डॉक्टर LS ओझा के विषय में कुछ जो खास बातें हैं वो हम आपसे साझा करते हुए गर्व का अनुभव करेंगे। ये प्रयागराज के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि डॉक्टर LS ओझा ऑल इंडिया राइनोलॉजी सोसाइटी के नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए लोग सिलेक्शंस करते हैं छोटे मोटे पदों का। डॉक्टर ओझा आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी बिहार की, उसका जब सिलेक्शन हो रहा था कुलपति का, वहाँ के वाइस चांसलर को जब चुनना था तो उस पैनल में 3 में से 1 हमारी शहर के शान डॉक्टर LS ओझा थे। इन सब बातों के साथ साथ एक और विशेष बात अगर हम आप सबसे साझा न करें तो ये परिचय थोड़ा सा अधूरा सा लगेगा। वो ये कि डॉक्टर LS ओझा वो हस्ती है जिन्हें 2014 में कोलकाता विश्वविद्यालय ने जब डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया तो साथ में पता है कौन था, किसे इनके साथ सम्मानित किया गया था? वो थे हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। ऐसी अजीम शख्सियत को अपने स्टूडियोज में पाकर हम अभिभूत हैं, प्रसन्न हैं, कृतकृत्य हैं। डॉक्टर LS ओझा के विषय में हम आगे बातचीत कुछ करें इससे पहले एक छोटी सी बात, अपने मन के उद्गार जो अभी भी हमारे मन में आ रहे हैं उनको हम आपके लिए रखते हुए बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे कि वो रखते हैं कदम जिस राह पर अपने निशान छोड़ जाते हैं। वो रखते हैं कदम जिस राह पर अपने निशान छोड़ जाते हैं, हौसलों से नाप लेते हैं बुलंदी, आसमां से सितारे तोड़ लाते हैं। ऐसी कुछ शख्सियत डॉक्टर LS ओझा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत के बाद औपचारिक बातचीत की शुरुआत आपके प्रोफेशन से संबंधित हम शुरू करें। उसके पहले हम जानना चाहेंगे आपके बचपन के विषय में कि कहाँ आपका बचपन, कहाँ से शुरुआत आपकी हुई और क्या कुछ कैसी स्थितियाँ उस समय की थी, उस जमाने की थी, थोड़ा सा वो अनुभव साझा करें। उसके बाद हम औपचारिक बातचीत की शुरुआत करेंगे। देखिए, सच पूछिए तो हम तो भारत के ग्रामीण अंचल में, और ग्रामीण अंचल भी नहीं, सच पूछिए तो एक जंगली इलाके में मैं पैदा हुआ हूँ, सोनभद्र के सुदूर दक्षिण में, जो कि बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर अब हुआ है जी। उस जगहों पे हम जहाँ पे पैदा हुए हैं उस गांव में तीनों तरफ से नदियाँ थी, उनके बीच में जी एक गांव रहा है जिसको एक ब्रिटिशर ने बसाया था 1900 में। कलेक्टर, बिन्हम कलेक्टर थे जी। उनको वो जगह बड़ा ही रमणीक लगा, उन्होंने वहाँ पे एक गांव बसाया बिन्हम करके, बिन्हमगंज। तो मैं वहाँ का पैदा हुआ हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा भी उन छोटे जगहों से ही शुरू हुई और उन जगहों से फिर कई जगह हमने शिक्षा हासिल की और फिर बाद में इलाहाबाद में मैं आकर के यहाँ पहुँचा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि तीर्थों का राज प्रयागराज ने मुझे अपने आंचल में बैठाया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और उनके आशीर्वाद से ही जो कुछ मुझे मिला वो उनकी कृपा से ही मिला। तीर्थराज प्रयाग ने आपको अपने आंचल में बैठा के न केवल
आपके प्रति उपकार किया, बल्कि इस शहर को भी कुछ ऐसी स्थितियों से नवाज दिया जिसके लिए कितना भी धन्यवाद अगर ये शहर आपको दे तो वो निश्चित रूप से भरपाई नहीं कर सकता है जो कुछ आपने इस शहर को दिया है अब तक एक ईएनटी विशेषज्ञ के रूप में। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बनने का सपना कब, कैसे, कोई खास वजह थी, इत्तेफाक था या योजनाबद्ध तरह से इस तरफ चले थे आप? ये भी एक अजीब इत्तेफाक था। बात कुछ ऐसा हुआ उचित कि हमारे फादर का ट्रांसफ़र एक जगह पे हुआ जी। और मैं थोड़ा सा लेट वो ट्रांसफ़र हुआ था, सितंबर अक्टूबर की बात है। जी जी तो जब हम जिस वहाँ पे एक ही कॉलेज था, उस कॉलेज में मैंने एडमिशन हुआ जी। और जिस दिन मैं एडमिशन हुआ और मैं जिस दिन क्लासरूम में गया तो क्लासरूम में घुसा तो वहाँ एग्ज़ाम की कापियाँ बढ़ रही थी। तो भाई हम भी बैठ गए, कापी ले लिए, डरते हुए, झिझकते हुए। भाई हमें तो मालूम नहीं था, हमने कोई तैयारी नहीं की है। जी एनीवे हमने बैठ के जो भी बना हमने लिख दिया। जी। और फिर इम्तहान जब ख़त्म हुआ तो 3-4 दिन बाद एक टीचर हाथ में ऐसे कापियाँ लपेटे हुए क्लासरूम में घुसे कि लक्ष्मी शंकर कौन है, लक्ष्मी शंकर कौन है। तो मैं खड़ा हो गया, मैं समझ गया भाई हाँ भारी ब्लंडर किया है। तो मैं तुरंत खड़ा हुआ, अपनी सफाई दे रहा कि अरे सर मैं लक्ष्मी शंकर हूँ। मैं उसी दिन हॉस्पिटल मतलब इस कॉलेज में एडमिशन हुआ था, पहले दिन मैं क्लासरूम में गया था, मुझे मालूम नहीं था कि एग्जामिनेशन में, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम पहले दिन उस दिन क्लास में आए थे, क्या मालूम था जहाँ थे? नहीं सर मुझे वही मालूम था। तो हम इस उमेश चंद्र सिन्हा वो टीचर का नाम आज भी मुझे याद है और बिल्कुल यंग से थे। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम पहले दिन आए थे बट यू हैव डन बेस्ट, तुम्हारे जो फिगर्स वगैरह हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, अगर तुम मेडिकल में जाओ तो तुम बहुत अच्छा करोगे। तो एक उन्होंने पहले उन्होंने मेरे दिमाग में एक मेडिकल लाइन की बीज डाली। तो मैं आज भी उनके प्रति बड़ा आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित भी किया और एक उन्होंने दिशा निर्देश दिया करे। ये बात संवेदनाओं की होती है कि अपने उन गुरु को याद करते हुए डॉक्टर साहब भावुक हो उठे, आवाज़ भरभराने लगी, आंखों ने कहीं न कहीं आंसू से भर आए। ये संवेदनशीलता की बात होती है। हालांकि ये प्रश्न बड़ा सामान्य सा था, प्रायः सभी लोगों से पूछा जाता है कि कहाँ से शुरुआत कैसे, लेकिन जो जवाब डॉक्टर साहब ने दिया, इस जवाब की अपेक्षा एक संवेदनशील हृदय से ही की जा सकती है। ये सबके बूते की बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब ये जान करके कि न केवल आप एक बड़ी शख्सियत हैं, बल्कि एक बहुत संवेदनशील और भावुक व्यक्ति भी हैं कि आज भी आप अपने उन गुरुजनों के प्रति वो आदर, वो कहीं ना कहीं उपकृत भाव, उनसे वो अनुग्रह रख रहे हैं जो बिरले अब देखने को मिलता है। ये आज की पीढ़ी के लिए सीखने की बात है। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने ये सवाल आपसे किया क्योंकि शायद इस सवाल के उत्तर में वो चीज़ सामने आई जो अभी तक डॉक्टर ओझा के जरिए किसी के सामने ना आ सकी हो। डॉक्टर साहब, अब हम शुरुआत करते हैं विशेष रूप से आपके महकमे की यानी ईएनटी की। ठीक है, वो एक आपके लिए एक बड़ा सुखद संयोग ये था कि जब आपका नाम पुकारा गया तो आपको लगा कि मुझसे कोई ज़रूर कोई गलती हुई है तो मुझे क्लास में खड़ा किया जा रहा है, मेरा नाम पूछा जा रहा है। किंतु वो गलती न हो करके वो एक सुखद आश्चर्य का विषय रहा होगा आपके लिए कि इतनी बड़ी उपलब्धि कि आपको आपके उन गुरुजन ने पहले दिन वो राह दिखाई, वो सपना दिखाया जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं आप वो स्वप्न पाल सके अपनी निगाहों में कि हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना चाहिए। डॉक्टर बनने का ठीक ये सपना वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद का सफ़र जाहिर सी बात है कि जो प्रोसेस होता है उसके ज़रिए सारा कुछ हुआ होगा। ईएनटी, विशेष रूप से ईएनटी को ही चुनने का कोई कारण या इसमें भी कोई संयोग है? इसमें भी संयोग है। हुआ ऐसा, हम लोग कुछ ज़माने में मेडिकल की तो अंडर ग्रेजुएट की तो एक परीक्षा होती थी जी, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन मेरिट से होता था जी। मेरिट बड़ी अच्छी थी, मुझे सभी विषयों में मिल जाता है, ये मैं निश्चित था। हुआ ऐसा कि जब ये पोस्ट ग्रेजुएशन चुनने का समय था जी। उस वक्त मेरा एक दोस्त था अनिल भटनागर, तो वो बाहर रहा है, तो उसने मुझे बताया कि यार रोज़ा
विदेशों में ईएनटी का बड़ा जलवा है और विदेश में ईएनटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच के रूप में चल रही है, आगे और बहुत डेवलप होगी। तो तुम ईएनटी को नहीं लेते हैं। तो हमारे बात दिमाग में बैठ गई। हमारे उस टाइम में यहाँ पे इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एसआर सिंह साहब हुआ करते थे। मैं उनके पास गया और बोला सर मैं ईएनटी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मार्कशीट दिखाओ का ठीक है उन्होंने वो सब मेरा ले लिया। वो कहा ठीक है। उसके बाद में तो जिस दिन ये फाइनली इंटरव्यू होता है तो उस दिन सभी बच्चे सब प्रिंसिपल ऑफिस में रहते हैं। मैं भी सुबह से बैठा रहा तो शाम हो गया, सबका हो गया इंटरव्यू, मेरा नाम बुलाया नहीं गया। तो हम भागे बड़े परेशान थे। उस बीच में भागे अंदर गए। जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया प्रोफेसर एसआर सिंह पाठ में सर हमारा तो नाम ही नहीं बुलाया गया। फिर तुम्हारा नाम क्यों बुलाया जाता है? अरे अब सर फिर कैसे होगा? वो तुम्हें उस दिन दिखाया था, मैं देख लिया तुम्हारे अच्छे लड़के हो, बहुत अच्छे थे, तुम्हारा मैंने कर दिया उस वक्त। हाँ, तो ये भी एक महज संयोग था और उनके आशीर्वाद दूसरी दिन नहीं हो, मुझे जीवन पर्यंत जब तक वो जिंदा रहे मुझे दे। क्या बात है, वाकई कुछ ऐसी सी बातें निकल करके सामने आ रही हैं आज की इस बातचीत में जो वाकई सुखद आश्चर्य की होती है कि डॉक्टर बनने का सपना इस तरह इत्तफाकन कि अनायास अचानक एक गुरुजन की तरफ से प्रेरणा आती है। और स्पेशलिस्ट बनने के लिए जब एनटी की बात, तो कहाँ तो इस बात की प्रतीक्षा कि अभी तक हमें बुलाया नहीं गया। और जब सूचना मिल रही है तो ये मिल रही है कि वो खाली अरे आपने अपना दिखाया था, सारा कुछ आपका देखा था, तभी ये डिसीजन हो गया था कि आपका सिलेक्शन उस पर हो गया। अब डॉक्टर साहब आते हैं, जब आपकी विशेषज्ञता की बात आती ईएनटी की, ईएनटी वास्तव में अगर कहा जाए तो मेन स्ट्रीम की जो प्रैक्टिस है, हमारे देश की जो स्थिति रही है, हम प्रायः देखते रहे कि आम जनमानस में ईएनटी को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग जागरूक नहीं रहे हैं। हाल के वर्षों के पहले, हाल के दिनों में तो कुछ इस दिशा में जागरूकता आई है, लेकिन इसके पहले लोग बड़ा हल्के में इन चीज़ों को लेते थे। ईएनटी से संबंधित वो कौन सी भ्रांतियां हैं जिनको दूर किए जाने की ज़रूरत है और जिनकी तरफ ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है? विशेष रूप से दर्शकों के लिए हम सवाल आपसे कर रहे हैं कि किन बातों का वो ध्यान रखें कि ईएनटी जैसी व्याधि से वो पीड़ित ना होने पाए। भाई देखिए, ऐसा है, नाक कान गला है, ज़्यादातर लोग तो ईएनटी के साथ में आई को भी सोचते ये भी उसी का पार्ट है, वो तो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, नाक कान गला एक बड़ा ही सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स है। इसमें में स्मेल है, हियरिंग है और स्पीच है, ये सब चीज़ें बड़ी ही जीवन की बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनके बारे में ज़्यादातर लोग ज़्यादा तवज्जो इसलिए देते हैं कि इसकी परेशानियां कम होती हैं, लेकिन जीवन में ये ऑलमोस्ट प्रतिदिन होती है, प्रायः होती है, लेकिन आदमी इस पर गौर नहीं फरमाता है। भाई देखिए, एक पहले की पुरानी कहावत है, कान में तेल डाल दो, बच्चे पैदा होते हैं कान में तेल डाल देते हैं। लेकिन उस ज़माने में जब ये चीज़ें थी, जब ये चीज़ कंसेप्चुलाइज हुई, जब ये चीज़ प्रचलन में आया, उस वक्त में उतना प्रदूषण नहीं था, उतनी मिलावट नहीं थी, तेल वेल भी शुद्ध मिला करते थे और सफाई होती थी। तो उस हिसाब में तो चलो जो था वो ठीक था। लेकिन आज के ज़माने में कान में कुछ भी मिले तो तेल डाल दिया, कुछ किसी फल का रस डाल दिया, कुछ और डाल दिया, मैंने कानों का कढ़ाई हो गया, अब जो मर्जी डालते जा रहे हैं। तो कान में कोई भी तकलीफ हो तो कभी कोई बाहरी चीज़, कोई तेल या कोई भी चीज़ें, या बहुत कॉमनली लोग जो है गेंदे का वो रस डाल देते हैं जी, या तुलसी का रस डाल देते हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये सबसे आवश्यक बात है जी। जो दूसरी बात यह है कि अमूमन इन अंगों का लोग सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। गला है, बोलने की भगवान ने दिया है, अच्छी आवाज़ दी है, तो उसको चिल्ला चिल्ला के आप फाड़ देंगे। आप ऐसे शोरगुल में जाएंगे कि आपके कान गड़बड़ हो जाएंगे, आप बहरे हो जाएंगे, या सुनने की शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी, या इस तरह के वातावरण में ऐसे धुएं में ऐसे इरिटेंट्स में चले जाएंगे कि नाक प्रभावित हो जाएगा और एलर्जी हो जाएगी और सूंघने की शक्ति खत्म हो जाएगी। ये सब
सामान्य जीवन की बड़ी सामान्य चीज होते हुए भी ईएनटी बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और वर्तमान समय में तो हर आदमी प्रतिदिन ईएनटी से कहीं न कहीं से प्रभावित रहता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने चर्चा की कि ये वाकई ये हम कहेंगे कि हमारे देश के चलन में ये चीज़ें रही हैं कि पुरातन काल से जो चीज़ें परंपरागत रूप से चलती चली आ रही हैं उनका निर्वहन हमारे आपके घर परिवार की महिलाएं करती रहती हैं, जिसमें से एक बहुत ही कॉमन सी बात है ये कान में तेल डाल देना या और भी तमाम तरीके के उपचार कि ये पत्ती डाल लो, उसका रस निचोड़ के कर दो, ये कर। इन चीज़ों का ये तो असर निश्चित है कि आपने बताया कि वो दौर अलग था। उस दौर में शुद्धता विशेष रूप से कह लीजिए अवश्य भावी थी कि ये जो चीज़ें हम अगर कान में सरसों का तेल डाल रहे हो तो सरसों का ही है। बहुत इलाज भी नहीं था। इलाज भी नहीं था, इस वजह से भी ये चीज़ें थी। तो उसका निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अब वो चीज़ें नुकसानदेह साबित होने लगी हैं। उन चीज़ों की तरफ से आपको हट करके अब जो एक विधिवत परामर्श दिया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, उनका आपको अनुपालन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, जन्म से गूंगा और बहरा ये अक्सर हो जाती हैं चीज़ें, देखा जाता है। तो ये विशेष रूप से जिनके नवजात शिशु हैं उन माँ बाप के लिए आपकी तरफ से क्या वो संदेश और संकेत कि कैसे वो जान पाएं कि उनका बच्चा इस व्याधि से आगे पीड़ित हो सकता है, वो किस चीज़ पर ध्यान दें, क्या करें कि उनको शुरुआती दौर में ही पता चल जाए तो शायद है कि उसका कोई इलाज उस समय संभव हो सके। देखिए, ऐसा है, वैसे तो सामान्यतया सभी माँ को बच्चा होने के बाद में जी, अगर उनको ऐसा लगता है कि बच्चा कोई शोर से, कोई आवाज़ से या बुलाने से चौंकता नहीं है, दाएं बाएं देखता नहीं है, तो वैसे तो रूटीनली सभी का हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। ठीक, जो मेडिकल वे है वो तो ये है जी कि साल भर के अंदर में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में सबका हियरिंग का स्क्रीनिंग होना चाहिए। ये तो आवश्यक है, एक मेडिकल गाइडलाइन में है जी। लेकिन वो माएँ विशेष रूप से जिनको जब बच्चा गर्भ में है जी, उस दरमियान में कोई शुरुआती महीनों में, पहले दूसरे तीसरे महीनों में जी, बुखार आया हो या फिर हल्का सा दाने वाने निकल आए हो या विजिल्स निकल आया हो जी, या कोई बीमारी वगैरह ऐसी हुई हो जिसके लिए कोई दवा वगैरह खाना पड़ा हो, तो ऐसे माँ को विशेष रूप से उनको तो अवश्य ही ये स्क्रीनिंग, हियरिंग की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। और ये चीज़ें बिल्कुल सुलभ है। अब छोटे बच्चों के भी, 6-7-8 महीने के बच्चों के भी सुनने के लिए वो टेस्ट है, बेरा है, ओई है और तो एस्टिमेशन वगैरह है। इस सब चीज़ों से सब चीज़ों की जांच शुरुआती दौर में भी हो जाती है। अच्छा, ज़रूर कराना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये जांच शुरुआती दौर में वो करा लेते हैं तो अगर वो पकड़ में चीज़ आ जाती है कि ऐसा कुछ है, तो क्या उस दौर में ये संभव है कि उसका इलाज हो सके? बहुत अच्छा इलाज है। देखिए, अब अगर बच्चा जन्म से ही डेन्यूट है और उसको कोई और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी नहीं है जी, जो अगर ये सुनने के मालूम हो कि अगर उसमें ये दिक्कत है तो और भी जांचों को करके इस बात को कर सकते हैं। तो आजकल कॉक्लियर इम्प्लांट आ गया है जी, और कॉक्लियर इम्प्लांट एक छोटा सा ऑपरेशन है जिसको करके कान के अंदर पीछे एक दिमाग के पास में मशीन छोटी सी लगा देते हैं जी, जी, और उससे फिर वो सुनने लगता है बच्चा। और वो अगर समय से हो तो एकदम नॉर्मल वे में ये बच्चा बोलना अच्छा सब कार्य शुरू कर देता है नॉर्मल वे में, बशर्ते कि सही समय पे उसका वो हो जाए। और अब तो गवर्नमेंट ने भी बहुत से ऐसे एडिप की तरफ से या दिव्यांगजन की तरफ से गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बहुत सहूलियत दी हुई है और वो मशीनों को छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से कम बच्चों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराता है। हम लोग भी उसके लिए एक तरह से फ्री और एक तरह से एक सोशल चैरिटेबल ढंग से काम करते हैं और उनको स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी जांच करते हैं और ऑपरेशन करते हैं। हमारे यहाँ भी इसके बहुत से सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो जन्मजात दिव्य थे, उनके हमको ने दिया है और वो पूरी तरह से बोलने लग सामान्य हो गए। सामान्य गए। तो ऐसा हमारे यहाँ और हमारे हॉस्पिटल में होता है, और कोई में होता है।
हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हुई कि सुनने के लिए अगर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए, ये इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि जिनके नवजात शिशु हैं वो ये गांठ बांध लें कि साल भर के अंदर अंदर हो सके तो 6-7 महीने के आसपास तक उनका हियरिंग एक जो टेस्ट डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो अवश्य करा लें, करवाना चाहिए। वो कहावत है ना अंग्रेजी की, यस यस यस। तो अब उसके बाद अच्छा डॉक्टर साहब, बोलने का जहाँ तक है तो सुनने की बात हुई। देखिए ऐसा है, जब व्यक्ति सुनेगा तो बोलेगा, समझ गए ना जी। जब आपके दिमाग में वो शब्द जाएंगे जी, कभी तो वो शब्द आप पकड़ेंगे और बोलेंगे, शब्द ही नहीं जाएंगे तो आप नहीं कुछ। अच्छा, यहाँ एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न उठता है, अक्सर लोग हमारे आपके साथ भी घर में हुआ है, अभी भी हम भी करते हैं कि बच्चा जब शुरुआती दौर में होता है तो हम इससे तोतली जबान में बात करते हैं, वो लाव में, दुलार में, प्यार में, आजा आजा कुछ। तो क्या ये तोतली ज़ुबान में होता क्या है? अक्सर देखा जाता है कि कुछ बच्चे थोड़ा गोइंग होने के बाद भी 7-8 साल, 9 साल, 10 साल की उम्र तक तुतला रहे हैं। तो क्या उसमें भूमिका होती है हमारे स्क्रिप्ट की? ये तो बिल्कुल है भूमिका। देखिए, न सुनना एक बात है जी, कुछ सुनना दूसरी बात है जी, और सब कुछ सुनने के बाद आपके जो बोलने के स्पीच का डिसऑर्डर है, बोलने की खराबी है, वो तीसरी बात है। तो उसके भी बहुत सी वजह हैं। देखिए, जो बोलने का जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर तो न सुनने से है, या कम सुनने से है जी, या न सही सुनने से है, और कुछ में कुछ चीज़ें गलत बोलने का एक पैटर्न पकड़ लेने से है जी जी। हाँ, या कुछ एक आध और ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कि एक क्यूबरफोनिया है। कोई जब 12-13 साल की उम्र में एक आदमी क्या है जो एक चेंजेस होते हैं बॉडी का, तो उसी तरह से वॉइस में भी एक मेल डोमिनेंस आने के में आवाज़ बदलता है। तो आवाज़ बदला तो बच्चा उससे थोड़ा सा परेशान हुआ, या फिर वो आवाज़ बदला तो फिर बोलता नहीं, कह रहे हमारा आवाज़ कैसा हो गया, वो दर्द तुम्हारे बोल नहीं रहा है, तो उससे वो आवाज़ उसकी परसिस्ट हो जाती है, तो चलने लगती है। बीमारी एकदम प्योर फोन है, प्यूबर्टी के टाइम में ये होता है। तो लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यह सब चीज़ का स्पीच थेरेपी है और सबके लिए पूरी तरह ठीक होने का उपाय है, बशर्ते ये समय से आप ENT स्पेशलिस्ट या स्पीच हियरिंग डिसऑर्डर वालों को दिखाइए, तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये तुतलाहट के साथ साथ हकलाहट का भी स्पीच थेरेपी से इलाज संभव है? बिल्कुल। देखिए, अमूमन हकलाहट उनमें ज़्यादा होता है जो जल्दी बोलते हैं जी, समझ गए ना, जो जल्दी बोलते हैं उनमें हकलाहट होगा, तो उनके लिए उसके बहुत से एक्सरसाइजेज हैं जिसको उनको ठीक कराए, वो पूर्ण ठीक होगा। अब डॉक्टर साहब, ENT से संबंधित क्रोनिक बीमारी व्यक्ति को क्या हो सकती है और उसकी पहचान वो कैसे करे? क्रोनिक बीमारी इसको बहुत सी है सभी। दरअसल आज का युग जो चल रहा है, हमारा जो खान पान है, जो हमारा पर्यावरणीय वातावरण है, वो सब में विषाक्त चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि अब ये आम बात सी हो चली है, थ्रोट कैंसर। देखिए, ऐसा है ना, इस तरीके की बातें ये आदमी सुनने में घबरा सा जाता है कि अरे बाप रे बाप, ये इतनी बड़ी चीज़। तो ये कोई तो ऐसा पॉइंट होता होगा जब कोई संकेत होता होगा कि उसको लगे कि ये अब खतरे की घंटी बज गई है, हमें फौरन किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। देखिए, जो बीमारियों का जो क्रॉनिसिटी है जी, या जो सीरियसनेस है, कुछ तो नेग्लिजेंस है, शुरुआती दौर पे ही आप कुछ अगर दिखा ले तो आगे नहीं बढ़ता है। कुछ ऐसा है कि आपकी हेरिडिटी में भी होता है, तो उससे भी कुछ बीमारियाँ होती हैं, वो अलग बात हुई। लेकिन कुछ ऐसा है कि हम बीमारी को न्योता ही नहीं देते हैं, उनके घर से जाके बुला लेते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? जैसे जिस क्षेत्र में, इलाहाबाद के क्षेत्र में, इधर लोग पान गुटखा बहुत खाते हैं, सुरती बहुत खाते हैं, तंबाकू बहुत लेते हैं, कच्चा शराब बहुत पीते हैं, कच्ची सुरती जुबान के नीचे रखते हैं, बहुत मिर्च मसाला खाते हैं। ये सभी चीज़ें मुंह के अंदर में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस पैदा करता है, और ये आगे चल करके
कैंसर में परिवर्तित हो जाता है, चाहे मुंह में हो चाहे गले में हो। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप भाई, सब लोग शंकर नहीं मिलते। भगवान शंकर है, उन्होंने विष नहीं लिया तो उनमें एक भगवान थे, उनकी मौसी शक्ति थी। लेकिन हम इंसान हैं, हमें अपने को ऐसा कार्य ही नहीं करना चाहिए कि हम देश को अंदर ले ना। हम सुट्टी तंबाकू गुटखा और ये सब अल्कोहल वगैरह क्यों ले रहे हैं? तो हम जान के बीमारियों को बुला रहे हैं। तो उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और पूरा परहेज़ करना चाहिए। और तुरंत अगर आपके मुंह में खाना खाने में लगता हो, छरछराहट होती है, मुंह कम खुलता है या गले में आवाज़ में परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, तो तुरंत हमें ये एंटीसेप्टिक दिखाना चाहिए। विशेष बात ध्यान देनी कि एक सामान्य सी स्थिति होती है मुंह के छाले, लेकिन वो बड़ा रूप भी धारण कर सकते हैं। तो कभी भी उसमें नीम हकीम खतरे जान न करें। मुंह का छाला भी अगर है और वो 2-4 दिन से ज़्यादा ठहर जाता है, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आवाज़ में परिवर्तन है और वो परिवर्तन अगर 2 से 3 हफ्ते तक कायम है, तो ऐसे स्थिति में आप फ़ौरन अलर्ट हो जाएं और फ़ौरन किसी अच्छे ENT स्पेशलिस्ट से संपर्क करें, दिखाएं। शायद ईश्वर की कृपा हो कि आप उस व्याधि से बच जाएं। डॉक्टर साहब, ये हम आपके इस प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो बातचीत करेंगे। एक बड़ी बात है, वो प्रयागराज के लिए ख़ास तौर पे वो बड़ा अवसर रहा होगा, वो बड़ा मौका रहा होगा जब कलकत्ता विश्वविद्यालय ने आपको मानद उपाधि से सम्मानित किया था। तो वो हम चाहेंगे कि हमारे नगर वासियों के लिए ख़ास तौर पे वो संस्मरण कुछ साझा कीजिए। वो हम लोग खाली सुन के रोमांचित हो जाते हैं कि राष्ट्रपति जैसी विभूति के साथ, ये यूँ कहे कि आपके साथ ही हो। वो मेरे लिए भी बड़ा ही रोमांचक क्षण था जी। वस्तुतः माननीय प्रणब मुखर्जी जी से मेरी पहले की मुलाकात नहीं थी जी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने मुझे उसके लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया था जी। और उन लोग संजोग की बात थी कि राजभवन में रुके हुए थे जी। और माननीय प्रणब मुखर्जी जी राजभवन दे रुके थे जी। वहाँ से हम लोग वहाँ गए जहाँ दीक्षांत समारोह होना था। वहाँ पे विशेष जगह पे हम और माननीय राष्ट्रपति जी आए, लेकिन एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व और ऐसा सरल व्यक्ति, मतलब हमारी में कभी मुलाकात नहीं थी। आए मेरे साथ में पूरा एकदम से ऐसे कर लिया, अरे ओझा जी कैसे हैं आप, जैसे हमारी रिमोट पुरानी मुलाकात हो। हमारे साथ हम लोगों ने ये रिफ्रेशमेंट किया और फिर हम लोग एक प्रोसेशन के रूप में उस जगह से डायस तक ले जाए गए। बड़ा ही अद्भुत क्षण था। उसमें माननीय राज्यपाल महोदय भी थे और हम थे, राष्ट्रपति जी थे और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 50 सालों के जो आउटस्टैंडिंग स्कॉलर्स थे, फैकल्टी थी जो आउटस्टैंडिंग थी, जो लोग उस वक्त जिंदा थे, उसमें से कुछ लोग भी उस प्रोसेशन में हम लोग विजय थे। तो बड़ा ही अद्भुत क्षण था, बड़ा रोमांचकारी था और जीवन का एक बहुत बड़ी एक अनुभूति थी मेरी कि मैं उस पल को जब जिया तो मुझे लगा कि जीवन की ये सार्थकता, ये वाकई जीवन की सार्थकता ही है। ये बहुत बड़ा क्षण था और बहुत बड़ी बात थी। ख़ासतौर पर मैंने कहा ना कि प्रयागराज के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमारे नगर की एक विभूति के साथ में तत्कालीन राष्ट्रपति को भी मानद उपाधि से विभूषित किया गया था। ये बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए। तो सब अद्भुत संस्मरण के बाद पुनः लौटते हैं आपके प्रोफेशन की तरफ। कोई एक ऐसा केस आपके जीवन का जो आपको याद आता हो और आपको लगता हो कि नहीं, ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे प्रोफेशनल लाइफ की, और जिससे पार पा के आपको लगा हो कि नहीं, आई डिड समथिंग स्पेशल। कुछ ऐसा कोई अगर अनुभव संस्मरण आप साझा करना चाहें। देखिए, मैं जब से डॉक्टर बना हूँ, पिछली में एक साधारण डॉक्टर व्यक्ति था, तो मेरे मन में एक बड़ी ही संवेदना थी समाज के लिए। मैं हमेशा समाज के उन लोगों के प्रति मेरे मन में बड़ी सहानुभूति और इज्जत थी जो समाज के द्वारा या जिस वजह से भी वो समाज के निचले पावदान पे थे। तो हमेशा मैं उनके लिए बड़ा ही द्रवित रहता था और मैं पूरे अपने जीवन में
मुझे जब जब बना, जहाँ जहाँ बना, मैं उनके लिए मैं हमेशा समर्पित वे में मैंने अपनी सेवाएं अर्पित की। और बहुत जगहों पे क्या ये प्रतिदिन की मेरी दिनचर्या है कि मैं अपने प्रोफेशनल वर्क के 20-25% लोगों का एक तरह से मुफ्त में इलाज या मुफ्त में अपनी सेवाएं देता रहता हूँ। एक अद्भुत क्षण उस दरमियान में आया था जब राम भक्तों का लेला अयोध्या के लिए जा रहा था, तो एक अद्भुत एक समा थी और उसमें हर व्यक्ति राम भक्त निकल पड़ा घर से, उसके जेब में पैसा था, बैग था, अपने साथियों के साथ निकला। रास्ते में सब बिछड़ गए, इसलिए उसको रोक दिया गया जगह जगह, किसी को कहीं रोका, किसी को कहीं रोका। उस दरमियान ही एक राम भक्त था जो अकेला हो गया और उसको कहीं पे गिरा, उसको कुछ चोट लगी या भूखे प्यासे और वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। उस ज़माने में ना टेलीफोन होता था, ना कोई लोग आधार कार्ड, ना कार्ड कुछ। अब वो बिल्कुल बेहोश था। चूँकि मैं भी उस पर समझते हुए मैं लगा हुआ था, तो कुछ वॉलंटियर्स उसको पकड़े थे, मेरे अस्पताल में लेके आए। अरे सर देखिए इसको क्या हो गया, क्या होगा, मैं देखा होगा, लेकिन हमें लगा कि तो बिल्कुल इसके नब्ज़ बिल्कुल नहीं थी और वीडियो भी नहीं उसका रिकॉर्ड हो रहा था और कंडीशन उसकी बहुत गड़बड़ थी। लगे कि बस कुछ ही पलों का मेहमान है ये। मैं बड़ा चक्कर बड़ा क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो मैंने फिर तुरंत पहले सोचा तो छोड़ो, पहले इसके लिए जो भी मैं एज ए डॉक्टर कर सकता हूँ, मैंने तुरंत उसको एडमिट किया, तुरंत उसको आईसीयू में करके और ऑक्सीजनेशन जो भी एक बेसिक फर्स्ट एड और साथ में जो भी अच्छा से अच्छा बेसिक नहीं अच्छा से अच्छा जो मैं कर सकता तो मैंने करना शुरू किया। हाँ, पुलिस को भी मैंने इन्फॉर्म किया, भाई देखो ऐसा अनआइडेंटिफाइड पर्सन है और इसका ऐसे आया है तो मैं इलाज कर रहा हूँ, आप एक उसको जानते रहो, उसमें कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी। वो मैं करके किया और ऐसा सहयोग था कि वो व्यक्ति धीरे धीरे करके ठीक है और ठीक हो गया। तो वो समझ जाइए कि एक ऐसे परिवार का था जो बहुत ही गरीब घर का था और यंग लड़का था और वो जो है कहा कि साहब हम तो बस एक आवेग में निकल पड़े और वो हुआ रास्ते में 2-3 दिन से खाए पिए नहीं थे और मिला नहीं और ऐसा हुआ, इस वजह ऐसा हो गया। जब ठीक हो गया वो, तो उसने ही रीगेन्ड हिज कॉन्शियसनेस ऑल्सो और फिर वो अपने घर जाने में था। तो बहुत दक्षिण भारत का कहीं का था वो, तो मैंने उसके लिए टिकट उकट भी कराए थे, मैं कुछ भी नहीं था, उसको भेजा। तो उसके ठीक होने पे मुझे एक बड़ी भारी एक आत्मसंतोष मिला कि संभवतः ये जीवन का सबसे बड़ा फल है और यही जीवन की राम के प्रति सबसे बड़ी हमारी भक्ति थी और उनके लिए हमारा यही उनके चरण में मेरा प्रणाम था कि उनके उस भक्त को मैंने तो नहीं बचाया तो उन्होंने ही, सब कृपा उन्हीं की थी, लेकिन हाथ ही रोल मेरा लग गया। माध्यम आपको बनाया प्रभु श्री राम ने, अपने भक्त की रक्षा के लिए माध्यम आपको बनाया। हमें वो बड़ा ही अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई। धरा का डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, साक्षात उदाहरण है डॉक्टर साहब का ये उदाहरण इस समय यहाँ पर कि एक ऐसे व्यक्ति की जान बचाना जिसे न जानते हैं, न पहचानते हैं, न कोई लेना है न देना है। मात्र क्या हो सकता है मन में ये रहा कि राम भक्त है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं ये संवेदना थी कि ये मनुष्य है, इस समय प्राण इसके संकट में है, इसके प्राण की रक्षा करना ही हमारा धर्म है। और वाकई समझा जा सकता है, आपने कहा ना वो परम संतुष्टि का, निश्चय ही आपके जीवन की परम संतुष्टि के क्षणों में से वो सर्वोपरि या उनमें से एक तो होगा ही होगा। अब डॉक्टर साहब अभी आपने अब बात इस दिशा की चल निकली समाज सेवा से जुड़ी बातें, तो आप तो समाज सेवा का ही एक प्रकल्प है, राजनीति भी एक बड़ा माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समाज की, देश की, जन जन की सेवा की जा सकती है, की जाती है। और आप भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अध्यक्ष भी रहे हैं। दोनों ही सेवा भाव से ही समर्पित महकमे हैं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके डॉक्टर के प्रोफेशन का हो। इन दोनों ने कहीं तालमेल बिठाने में एक दूसरे से आपको कोई बाधा महसूस हुई या एक दूसरे के पूरक आपको ये लगे? नहीं, देखिए वस्तुतः
बाधा तब होती जब धनार्जन हमारा उद्देश्य होता है, क्योंकि भाई हम सेवा में लग गए तो हम प्रोफेशनली, मेरी अर्निंग हैम्पर हो रही है। मेरे से जीवन का उद्देश्य ही सेवा था, और उस सेवा में मैं किसी पार्टी से या किसी से इसलिए नहीं जुड़ा कि कोई मैं उसका वो था। मैं पार्टी, चूंकि ये ऐसी पार्टी थी जिसका एक राष्ट्रीय उद्देश्य था और अपनी सनातन संस्कृति का स्थापना जिसका उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य जो हमारे समाज का जो सबसे अंतिम पायदान पे जो बैठा है उसका उत्थान है। तो यही तीन चीज़ तो मेरा भी, किसी भी पढ़े लिखे या सही प्रोफेशनल का यही तो उद्देश्य होना चाहिए। तो मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना कोई बाधा के नहीं था, मेरे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक था। हाँ, तो मैं तो देखिए, मैं तो शुरू से ही, मैं एक बहुत पुरानी वाकया बताऊँ आपको कि 78 में जो बाढ़ आया था, सबसे बड़ा बाढ़ था अभी कल। जी। तो बाढ़ आया था, पूरे इलाहाबाद शहर में पूरा पानी भर गया था और घुट्टे भर कमर पर पानी गई था। सब बाजार दुकान सब बंद था, हर आदमी घर के अंदर कैद था या घर के कैद था। तो उस दरमियान हम लोग भी यंग डॉक्टर्स थे, तो हम भी, हमारा एक बॉन्डर ग्रोवर करके हिस्सा था, वो हमारा बैग लिया और मैं, हम हाफ पैंट पहन करके सकते भाई कोई अगर कोई बीमार हो त्रिशो तो तुम लोग उसकी सेवा करें। तो जमुना जी किनारे निबेहरा रोड था, वहाँ पे एक महिला रो रही थी, शाम का टाइम का। तो हमने पूछा भाई क्या मामला है, कोई बीमार हुआ है? तब डॉक्टर हैं, देख लेने। कहीं बीमार नहीं, अपनी किस्मत को रो रहे हैं। ये क्या हुआ? कहा ये हमारा मकान था, हम लोग साल भर में पेड़ काट करके ये 15 बोरी सीमेंट इकट्ठा किए और अब देखिए पानी इतना बचा हुआ है, नहीं पूरा सब खराब हो जाएगा, पेड़ काट कर रोके। उस जमाने में सीमेंट लाइसेंस से मिलता था, आम दुकानों पर नहीं मिलता था। तो हमने कहा भाई तो उठवा के रखवा दो। क्या कहिए सर, लो सुना नहीं। हमने भी एक दो लोगों से बोला, किसी को हमारी बात भी नहीं चुनी। तो फिर हम लोगों ने वही अपना आला वाला बैग रखा और हम और हमारा कंपाउंडर दोनों उठा करके रात में 10:30 बजे तक 3-4 घंटे में सब उसका सामान उठा के उस पेट बगल में ऐसे तार टाइप में ना ऊपर रखा। अब वो महिला फिर लगी रोने। तो हम लोग अब क्यों रो रही हो? कहा हमको तो भूल ही नहीं थी कि आप ऐसे आदमी आके कर लिए, आप लोग इंसान है, कोई देवदूत है, मैं नहीं समझ पा रहे। हमने कहा भैया हम लोग इंसान हैं, तुम परेशान थी, मैंने मदद की। उस दिन मुझे ये लगा कि जीवन में जो सच्चा सुख है वो किसी की सही मदद में है, और उससे बड़ा दुनिया में कोई सुख न धन में है, न भौतिकता में है, न विचित्र चीज में है। मुझे लगा कि सबसे बड़ा यही काम है, और तब से मैं समझ जाए मैं पूरे अपने मेडिकल कैरियर में मेरा प्राइम उद्देश्य था कि हमें लोगों की मदद करनी है, उनकी संवेदनाओं से जुड़ना और उनकी भरसक, जो भाई एक डॉक्टर के बड़े सीमित संसाधन होते हैं, उनके दायरे में जो भी कर सकता हो मैं हमेशा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। आज अद्भुत संस्मरण डॉक्टर साहब के सुनने में आ रहे हैं। वाकई ये कितनी बड़ी बात है। एक तो इसकी तो सामान्य कल्पना की जा सकती है कि बीइंग ए डॉक्टर, उस त्रासदपूर्ण स्थिति में ये सोचना कि चलिए भाई माला लिया हमने, अपने कंपाउंडर को साथ में लिया, कुछ दवाएं ली और ये देख करके पूछ करके कि भाई कोई बीमार है, किसी को आवश्यकता है डॉक्टर की, तो हम सहायता कर दें। लेकिन उस स्थिति परिस्थिति में ये संस्मरण की आला और इत्यादि सब किनारे रख करके मालूम हुआ डॉक्टर साहब उनके कंपाउंडर सीमेंट की बोरी हो रहे हैं। तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है। ये सामान्य मनुष्य के बूते का है ही नहीं। ये उस महिला में जो आपको संज्ञा दी थी कि वह देवदूत है क्या, तो प्रणम में है आपकी ये सेवा और आपका ये सेवा भाव, ये वास्तव में ये विरले ही संभव है और हर व्यक्ति को करना चाहिए। और सूत्र वाक्य डॉक्टर साहब ने अभी दिया है कि जीवन का सच्चा आनंद, सच्चा सुख किसी की सेवा, और उस सेवा के द्वारा उसके चेहरे पे आई जो मुस्कान है, वो प्रतिफल, वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। इससे बड़ा पुरस्कार और कोई नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, तमाम बातें आपसे जुड़ी, आपके प्रोफेशन से जुड़ी, आपके व्यक्तिगत पक्ष से जुड़ी, हमने आपसे पूछी।
जहाँ तक राजनीति और आपके प्रोफेशन का सवाल है, इसमें आपने बताया कि दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं सहायक हैं, बाधक नहीं। अब राजनीति से चूंकि आप जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे ये प्रश्न, हालांकि ये प्रोफेशनल वे में ये सवाल बनता नहीं है, किंतु आपको यहाँ पा करके ये सवाल अगर न दागा जाए तो मुझे लगेगा ये दर्शकों के साथ अन्याय हो जाएगा। आज की तारीख में जो परिदृश्य हमारे देश की राजनीति का दिखाई पड़ रहा है, कहा जाता है, कहा नहीं जाता है बल्कि ये स्वतः सिद्ध बात है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है। लेकिन मजबूत विपक्ष सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी सत्ता भी संभाले और विपक्ष को मजबूत करे, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आज जिस तरह की राजनीति विपक्ष के द्वारा की जा रही है, और विशेष रूप से कष्टप्रद होता है जब राष्ट्र की बात आती है, उस मुद्दे पे भी राजनीति की जाती है। क्या स्थिति, आप क्या भविष्य देखते हैं विपक्ष का? इस जिस राह वो चल निकला है, उस राह क्या कहीं उम्मीद की करो कोई दिखाई पड़ती है? देखिए, राजनीति को एक देश के लिए बहुत ही आवश्यक अंग है, और राजनीति में भी जो सत्ता में है उसका स्थिर, चरित्रवान और देश के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना बहुत आवश्यक है। तभी वो एक स्थिर शासन दे पाएगा। जी, लेकिन स्थिर शासन के लिए विपक्ष का भी सकारात्मक रोल आवश्यक है कि वो शासन की जो कुछ भ्रांतियां हो, कुछ गलतियां हो, या उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हो, तो उसमें अपनी अच्छी टिप्पणी और सुझाव दे और उसमें मदद करे। विपक्ष शासन को हिलाने के लिए नहीं होता है, शासन को सुदृढ़ करने के लिए होता है। इसलिए कि सभी जितने भी लोग हैं, जितनी पार्टियां हैं जी, सबका मूल उद्देश्य राष्ट्र की भावना है, राष्ट्र के हित की है। तो उचित तो यह है कि विपक्ष अपना सही रोल अदा करे, लेकिन अगर सही रोल नहीं अदा कर रहा है तो शासन पे या जो आदमी उस जगह पे सत्ता चला रहा है उसका दायित्व और बढ़ जाता है कि उसको जो उनके द्वारा सुझाव या उनके द्वारा जो इनकी चीज़ों को भी स्वयं ही ढूंढना है, स्वयं ही करना है, और उसको अपने को स्थायित्व और देश को आगे की ओर बढ़ाना है। लेकिन संयोग बस अभी हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी शायद कोई देवतुल्य व्यक्ति है, उनमें भी कुछ न कुछ देवांश है कि जब से उन्होंने शासन संभाला है तब से हर दिशा में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो व्यापार में, चाहे विश्व में भारत की स्थिति हो, या ब्रह्मांड में भारत की जो स्थिति है, जी, सभी जगह उनकी नज़रें, पैनी नज़रें सही ढंग से चल रही हैं। और भारत पिछले 10 वर्षों में कितना आगे बढ़ गया ये कोई कहने की बात नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं भारत का एक नागरिक हूँ। मैं ये आकलन एक भारत के नागरिक के रूप में कर रहा हूँ कि देश सही ढंग से चल रहा है, सही रास्ते पर चल रहा है, और अगल बगल के निशाने से अपने को बचा भी रहा है, और जो दूर के निशाने हैं उनसे भी अपने को संतुलित रख रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात इस बात में उभर करके राजनीति की बातचीत चल रही है, तीर्थराज प्रयाग की बातचीत चल रही है, तो उसमें ऐसे में एक ऐसा संस्मरण और जुड़ा है, आपसे ही जुड़ा हुआ वो संस्मरण है, और वो प्रसंग है, संस्मरण नहीं बल्कि वो ऐसा प्रसंग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीर्थराज प्रयाग की पहचान इसके पौराणिक काल से है। प्राग क्षेत्र है ये, पहला यज्ञ यहाँ ब्रह्मा ने आहुत किया था, तब से ये नगर हमारा बसा हुआ, और इसीलिए इसका नाम तीर्थराज प्रयाग था। तो कुछ कारण हुए ऐसे, मध्यकाल में कुछ स्थितियाँ ऐसी आई कि वो बदल करके नाम इलाहाबाद हो गया।
इलाहाबाद का नाम बदल करके मूल जो यहाँ की पहचान थी तीर्थराज प्रयाग की, वो नाम था प्रयागराज। वो प्रयागराज नाम पुनः वापस इस नगर को अपनी पहचान के साथ मिला। जहाँ तक हमारी जानकारी है कि इसके लिए प्रयास तो बहुत समय से बहुत लोग कर रहे थे, किंतु एक बहुत बड़ी भूमिका आपकी है तीर्थराज प्रयाग को उसका मूल नाम वापस दिलवाने में। वो प्रसंग क्या है वो ज़रा साझा करें आप हमसे। देखिए, ऐसा हुआ कि 2019 वाले कुंभ में जी। मैं कुंभ के मार्गदर्शक मंडल में था। अच्छा। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जी एक उससे 2 महीना पहले एक बैठक की थी जिसमें मार्गदर्शक मंडल के लोग थे। जी 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 उसमें राज्यपाल जी मौजूद थे, उसमें 10-12 मंत्री लोग भी थे जी। तो उसमें उन्होंने पूछा कि दिव्य और भव्य कुंभ की परिकल्पना है, कुछ अच्छे विचार बहुत आप लोग दीजिए। तो उसमें मैंने उनसे खड़े होकर कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज से 2 वर्ष पूर्व मैंने आपको भी और हमारे माननीय राज्यपाल महोदय दोनों को मैंने ज्ञापन दिया था। उसमें बहुत सी चीज़ें इलाहाबाद के बारे में थी, उसमें से मैं 2 चीज़ों को उद्धृत करना चाहता हूँ। एक तो पहला यह है कि इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद से बदल के प्रयागराज किया जाए, ठीक। और संभवतः ये बहुत ही उचित समय है और क्षण है जब जरूर होना चाहिए। और दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रयाग और महर्षि भारद्वाज हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में पर्याय के रूप में जी 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 जहाँ जहाँ महर्षि भारद्वाज या प्रयाग का विवरण आया है और दूसरे का विवरण जरूर अवश्य है। तो अगर दिव्य और भव्य कुंभ की परिकल्पना प्रयागराज में है तो एक महर्षि भारद्वाज की दिव्य और भव्य मूर्ति लगनी चाहिए और उनके आश्रम का भी पुनरुद्धार होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें मैंने उनसे बोली थी। उन्होंने अगर ये अच्छा सुझाव रहे तो इसके बाद में फिर रात में मेरे पास में उनसे गलगा सबूत की कौन आया कि माननीय योगी जी रूम गए हैं और सुबह आपने 7 बजे सभी राउंड पे बुलाए। इतना शौक था उसमें गया, कुंडा को ओझा, ये आपकी दोनों बात मान लिया है मैंने क्या सर चाहे प्रयागराज नाम भी बदल दिया है और जो मूर्ति वाली बात आपने कही थी मानी नहीं है। रात में हमने मूर्ति ऑर्डर भी कर दिया है, 15 दिन में लग जाएगा। तो हमने कहा कि ये ऐसा कार्य तो योगी आदित्यनाथ टाइप के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ही कर सकते हैं। आपको कोर्शा धन्यवाद इस कार्य के लिए। तो ये एक नकलन था। निश्चित ही ये महत्वपूर्ण काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसी विभूति ही कर सकती थी, लेकिन ये बड़ी जानकारी है हम सबके लिए कि प्रयागराज के नाम वापसी में डॉक्टर LS ओझा की बड़ी भूमिका है। इनके द्वारा दिए गए ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए ही आपको बुला करके योगी जी ने आश्वस्त ही नहीं किया बल्कि प्रयागराज का नाम इलाहाबाद से बदल के पुनः प्रयागराज किया। ये बहुत बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए, हम सब के लिए। बहुत अच्छे अच्छे संस्मरण आज के इस बातचीत में डॉक्टर साहब के जरिए सामने आ रहे हैं। और अभी जहाँ तक बात है राजनीति की जब हुई तो विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि आलोचना, स्वस्थ आलोचना परम आवश्यक है लोकतंत्र में। विपक्ष को वो करना ही चाहिए, उसका धर्म है, किंतु इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी आलोचना विकृति को न प्राप्त हो जाए जो राष्ट्र को कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान पहुंचा बैठे। तो अक्सर राजनीति से परे हटते हुए अब थोड़ा सा एक बार फिर से लौट रहे हैं अंतिम पड़ाव पे अपनी बातचीत के आज की हम हैं। मेरा ये परम सौभाग्य रहा है कि मुझे डॉक्टर साहब को बाल्यकाल से ही देखने का, समझने का, जानने का अवसर मिलता रहा है। और मुझे कहने में बुरे जो संकोच नहीं होगा कि दुनिया के लिए डॉक्टर LS ओझा केवल एक डॉक्टर है, किंतु अनिल त्रिपाठी के लिए जहाँ तक सवाल है तो डॉक्टर ओझा न केवल एक बड़े भाई, एक मेंटोर हैं, बल्कि वो आदर्श हैं जो आज भी कभी जब कहीं टूटन सी महसूस होती है, कहीं कुछ लगता है कि हौसला कम पड़ रहा है, तो कुछ नई आग बंद करके भाई साहब को याद कर लेता हूँ और फिर से नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति से भर जाता हूँ, क्योंकि वो सारा दौर हमने देखा है। अब इससे जुड़ा एक प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे। बाल्यकाल था हम लोगों का, वो कीटगंज की वो क्लिनिक, वो शायद निर्मल अखाड़े का परिसर हुआ करता था, उसमें छोटी सी क्लिनिक डॉक्टर साहब की हुआ करती थी। उस क्लिनिक से आज ओझा पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, ओझा हॉस्पिटल और भी उपक्रम जो है, यहाँ तक का सफ़र, ये विशेष रूप से एक तो ये दिखाता है कि
इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने दरख्त की शाखें कितना भी बढ़ गए वो जड़ नहीं छोड़ता, आपने इसको प्रमाणित करके दिखाया है। आज भी वो कीटगंज की क्लिनिक चल रही है क्या? प्रतिदिन हम लोग वहाँ जाते हैं और आज भी वहाँ पे मरीज देखे जाते हैं और वो उसी स्टाइल में देखे जाते हैं जैसे उस वक्त में। अच्छा डॉक्टर साहब, जितना आवश्यक है अच्छे डॉक्टर्स का होना, उतना ही आवश्यक है आज की तारीख में, चूँकि मेडिकल साइंस बहुत तेज़ी से प्रगति कर रही है। नाना प्रकार के इक्विपमेंट्स, तमाम मशीनरीज, तमाम नई नई टेक्नोलॉजी के तहत टेस्ट इत्यादि, तो ये पैरा मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत जिस तरह से, जिस अनुपात में है हमारे देश को, उसकी पूर्ति के लिए क्या कुछ हो रहा है इस दिशा में? आपका भी कुछ कोई उपक्रम, कोई सहयोग? नहीं, देखिए ऐसा है कि फॉर्चुनेटली यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का मैं सदस्य भी रहा हूँ जी। और यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में नर्सिंग से जुड़े हुए या पैरामेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए सब इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज होते हैं। मेरा अपना भी एक ओझा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, जहां हम प्रयास करते हैं कि जो भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, चाहे नर्सेज हो, चाहे ओटी टेक्नीशियंस हो, चाहे एक्सरे टेक्नीशियंस हो, या मेडिकल फैसिलिटी से जुड़े भी जितने भी इस तरह के लोग हैं, उन सबको अभी नए समय के साथ में, अच्छी ट्रेनिंग के साथ में वो उपलब्ध रहें, ताकि हम अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल के द्वारा आम जन की सेवा कर सकें। इसी उद्देश्य से आपने ये अपना जो इंस्टीट्यूट स्थापित किया, उसका मूल उद्देश्य यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बातचीत के आखिर में आखिरी सवाल आपसे, कि जो हमारे इस समय के युवा इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, या यूँ कह लें कि नए नए अभी आगंतुक हैं, अभी पढ़ाई इसकी कर रहे हैं, या अभी रिसेंटली जिन्होंने MBBS कर लिया है, प्रैक्टिस करने की दिशा में अग्रसर है, उनके लिए एक संदेश के रूप में, आदर्श संदेश के रूप में अगर आपको कुछ कहना हो, तो क्या सलाह आपकी उन लोगों के लिए रहेगी? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, मेडिकल प्रोफेशन तो नोबल प्रोफेशन बोला ही जाता था, और उसको नोबल बनाने में आदमी को नोबल होना बहुत आवश्यक। जो भी व्यक्ति डॉक्टर बने, उसके मन में एक सेवा भावना होनी चाहिए, एक समर्पण होना चाहिए, एक दूसरों की परेशानियों को दूर करने का उच्चतम प्रयास होना चाहिए। इसी भावना को लेकर के ही लोग डॉक्टर बने, न कि डॉक्टर एक मनी मिंटिंग मशीन बने या इस तरह की चीज़ें हों कि हम जीवन में इस ढंग से आगे बढ़ेंगे। आप जीवन में अवश्य आगे बढ़ेंगे अगर डॉक्टर बनेंगे, जब आप एक अच्छे, भावुक, समर्पित मेडिकल प्रोफेशनल बनेंगे। तो डॉक्टर होने के साथ साथ संवेदनशीलता अपने अंदर रहना बहुत आवश्यक है। मूल संदेश डॉक्टर साहब की तरफ से यही है, और हमें उम्मीद है कि जो भी आज के नए युवा हमारे आ रहे हैं इस क्षेत्र में, वो इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में उन्हें शामिल करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार आपका आज की इस बातचीत के लिए, और हमें लगता है आज का ये एपिसोड हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होने जा रहा है। और हम किन शब्दों में आपका धन्यवाद ज्ञापित करें, बहुत संकुचित हैं हमारे वो शब्द आपको धन्यवाद ज्ञापित करें। नहीं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें समय दिया और आम जन से मेरे को जो जोड़ा, उसके लिए से मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।